हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं। और दोस्तों, आज ये हमारा सेशन क्रैक पॉइंट सीरीज का आखिरी सेशन है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस सेशन में नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। इन 40 प्रश्नों में से कम आपको 30 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा सेशन। और हाँ दोस्तों, अपना फीडबैक अवश्य ही बताइएगा कि इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया। हम आपके सही उत्तर का इंतजार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह सेशन। पहला प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। और हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेगुर मिट्टी को चारनोजम मिट्टी भी कहते हैं। चारनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो व्यक्ति श्री छन्नूलाल मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीको नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो वह सभ्यता चंद्रदहड़ो था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो बताइए दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रोलैंड गैरोस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2017 से 2019 अवधि के लिए 7वें एमएस स्वामीनाथ अवार्ड के विजेता इनमें से कौन है, बताइए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वी प्रवीण राव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रकों का नाम दिया गया है? तो वह वैज्ञानिक हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो वह भारत का राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल सी और प्लस में कंट्रोल वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो वह नेता एम.आर. जयकर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम बताइए। तो उनकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो वह वर्ष 2003 था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तो वह शहर राजगीर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिजनों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो वह योजना इग्नोपस है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिजनों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। तो वह योजना इग्नोपस है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है और इसका पूरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। तो वह गुफाएं एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वो हवाई अड्डा कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया है? भारत नाट्यम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसके उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कराना है। तो वह योजना NRHM है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो भाग 3 मूल अधिकार भारतीय संविधान के संदर्भ में विकल्प सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL की स्थापना की गई थी? तो वह भारतीय स्टील प्लांट राउरकेला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन है? तो इस विभाग के आर्थिक सलाहकार और निदेशक गीता गोपीनाथ हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WIPO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो धातु के खंडों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए प्रतिध्वनिक यानी कि एको का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है MPLADS क्या है? तो यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने की सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस भारतीय को 2018 में यूएन के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था? तो वह नरेंद्र मोदी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? तो वह स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो यह शिलालेखों का अध्ययन है। तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? नॉर्मन बोरलग का श्वेत क्रांति से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है जिसके कारण मेंडेलीफ का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। वह वैज्ञानिक हेनरी मोसले है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वह व्यक्ति श्री मनोज दास हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? वह व्यक्ति VK कृष्णा मेनन थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? तो ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में बॉक्साइट का विशाल भंडार मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन होमी सेठना थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की? तो वह देश चीन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन .wma है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अल्फाबेट इंक गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं SW के रूप में। आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। देखते हैं कितने दोस्तों को इसका सही उत्तर मालूम है। हम आपके सही उत्तर का इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा क्रैक पॉइंट सीरीज जो हम चलाए थे RRB NTPC के लिए आज हमारा पूर्ण होता है। हमें उम्मीद होगा आपको यह जो सीरीज है बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए लाभदायक भी होगा। आप अपना सपोर्ट हमें अवश्य ही करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने एक और नए सीरीज और नए जोश के साथ नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।